और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट को 1 साल पूरे हो चुके हैं। उसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार को भी लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। इन 1 सालों में यूनुस प्रशासन पर बांग्लादेश को कट्टरपंथ के रास्ते पर ले जाने, चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने और भारत विरोध को हवा देने के गंभीर आरोप लगे हैं। बांग्लादेश के इतिहास के साथ खिलवाड़ के भी आरोप लगे हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 1 साल पहले ढाका की गलियों में आंदोलन के नाम पर एक भीड़ उतारी गई, जिसने देखते ही देखते एक चुनी हुई संवैधानिक सरकार की ईंट से ईंट बजा दी और प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर भागना पड़ा। इसके 3 दिन बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली। फिर बांग्लादेश एक ऐसी दिशा में चल पड़ा जिससे उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। पिछले 1 साल न सिर्फ बांग्लादेश के लिए निराशा भरे रहे, बल्कि ढाका की आजाद हवा में कट्टरवाद का असर बढ़ा। अल्पसंख्यक हिंदुओं के दमन का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। मोहम्मद यूनुस की नीतियों ने भारत विरोध को हवा दी। शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में जमाते इस्लामी जैसे संगठनों पर नकेल डाले रखी, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभालते हुए जमाते इस्लामी पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। इसके उलट शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। कट्टरवाद का ऐसा दौर चला कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग तेज होती रही। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका में यूनुस से मुलाकात कर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, लेकिन स्थिति में सुधार के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले। इस 1 साल में बांग्लादेश उन शक्तियों की गिरफ्त में जकड़ता गया जिसके खिलाफ इसका गठन हुआ था। बांग्लादेश का झुकाव अब पाकिस्तान और चीन की ओर बढ़ रहा है। सालों बाद पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अफसरों ने बांग्लादेश का दौरा किया, वर्षों से बंद व्यापार को फिर से शुरू किया। आगामी 23 अगस्त को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। पिछले 3 दशकों में किसी भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। अपने बीजिंग दौरे के दौरान यूनुस ने भारत विरोधी रुख अपनाया। यूनुस सरकार के दौरान बांग्लादेश में भारत विरोधी एजेंडे को स्थापित करने की कोशिशें हो रही हैं। मुल्क की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, सप्लाई चेन तहस नहस हो चुकी है। कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम संभालने वाले यूनुस का प्राथमिक लक्ष्य जल्द से जल्द चुनाव करवाकर चुनी हुई सरकार को सत्ता हस्तांतरित करना था, लेकिन यह अंतरिम सरकार रिफॉर्म के नाम पर खुद सत्ता पर कुंडली मारकर बैठ गई। यूनुस का सारा ध्यान हर हाल में चुनाव टलवाने में लगा रहा। यूनुस चुनाव की समय सीमा तो बता रहे हैं, लेकिन कोई निश्चित तारीख नहीं बता रहे हैं। आवामी लीग का तो सुनियोजित तरीके से गला घोंट दिया गया। मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेशी सेना को भी चुनाव में अप्रत्याशित देरी का विरोध करना पड़ा। चुनाव से पहले नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी नाम से एक नया दल गठित किया गया है, जिसका गठजोड़ जमात के साथ और मुखौटा खुद यूनुस बताए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव नयन, सीनियर एसोसिएट रिसर्चर हैं एमपी इड्सा में। उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था उसको 1 साल बीत चुके हैं। वहां पर जो अंतरिम सरकार आई मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, उसको भी लगभग 1 साल होने वाला है। इन 1 सालों में बांग्लादेश किस दिशा की ओर जाता हुआ आपको दिखा? देखिए, बांग्लादेश सबसे पहले तो जनतंत्र से दूर हट गया। जो वहां पर एक चुनी हुई सरकार थी, उसे भागने पर मजबूर करना पड़ गया था। उसकी पार्टी, जैसा कि आपने अभी दिखाया कि उसके पार्टी पर प्रतिबंध लगने शुरू हो गए, उनके नेताओं को चुन चुन कर मारा गया। यहाँ तक कि उनके जो समर्थक माने जाते थे व्यक्ति, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। तो इस तरह से जनतंत्र की हत्या वहां पर की गई। पहली बात यह रही। दूसरी बात जो हुई, वहां पर जो एक इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों का एक जबरदस्त बोलबाला हुआ, और इसमें जैसे आपने बताया कि वो कई शक्तियों के साथ मिलकर वहां पर काफी सक्रिय हैं। कुछ तो अंदरूनी शक्तियां हैं और कुछ बाह्य शक्तियां भी हैं। अभी समाचार पत्रों में आया भी था, जिस पर कि काफी चिंता भी व्यक्त की गई। हमारी सरकार ने भी चिंता व्यक्त की, हमारे विदेश मंत्री ने भी चिंता व्यक्त किया था कि किस तरह से तुर्की वहां पर एक्टिव हो गया। और तुर्की का एनजीओ जो है वो सल्तनते बंगला जैसे शक्तियों को बढ़ा रहा है। साथ साथ आईएसआई और वहां की जो तर्किश जो गुप्तचर संस्था है वो वहां पर एक्टिव हो गई है काफी। और देखिए, समाज में काफी जो जिसे अभी आप सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ता हुआ एक समाज था, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता हुआ एक समाज था, वहां पर विद्वेष
ताकि बीज बोए गए। साथ ही साथ अब देखिए आर्थिक जो लग रहा था कि जो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया को एक एक नए तरीके से आर्थिक उन्नति के रूप में बांग्लादेश परिभाषित करेगा, और उसका जो विकास दर था काफी अच्छा जा रहा था। टेक्सटाइल्स के लिए वो पूरी दुनिया में माना जा रहा था। आज के दिन में वह संघर्ष करता नजर आ रहा है। प्रत्येक ठीक है आर्थिक राजीव जी, यहाँ पर चीजों पे। एक और जो बार बार जिस विषय को उठाया जाता है वो ये है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध 1971 के बाद, चाहे सांस्कृतिक तौर पर कहें या सरकारों और सरकारों के बीच में कहें, काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर यह आरोप लगता है कि भारत के साथ उन्होंने संबंध खराब किए और पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध अच्छे किए। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है कि आप किसी देश के साथ अपने संबंधों को अच्छे कीजिए, लेकिन भारत विरोध को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया वहां पर, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान का अगर भारत विरोध करना बंद कर देगा तो उसका अपना अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। उसी तरह मोहम्मद यूनुस के अगर भारत विरोधी जो रवैया बंद हो गया तो उन्हें फिर से उनका अपना अस्तित्व को तलाश करने की आवश्यकता होगी। लेकिन दुखद बात यही है, भारत के विरोध तो बात बोलते हैं, भले वक्ता भी उन्होंने कभी कभी दे देते हैं बीच बीच में कि नहीं नहीं हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां अच्छे रिश्ते नहीं बनने देती है। परिस्थितियां को कौन बनाता है? परिस्थितियां कहीं आसमान से तो आती नहीं है, परिस्थितियां वही बनाते हैं। वैसे तत्वों को बढ़ावा देना जो भारत विरोधी हो और भारत के ऊपर अनावश्यक जो आरोप लगाना, यह भी भारत और बांग्लादेश संबंध को नहीं सुधारेगा। आप पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मिलकर कुछ कार्य करेंगे जो कि भारत के हित में नहीं है। आप तुर्की के साथ आप जाकर उनका हथियार खरीद रहे हैं और ये एक नया गठजोड़ बनकर आ रहा है, उससे किधर जा रहा है? चीन के साथ आप जा रहे हैं, और चीन के साथ किस किस क्षेत्र में आप जा रहे हैं? कोई आर्थिक प्रगति के लिए तो आप नहीं जा रहे हैं, ना आपको आर्थिक प्रगति वो करने देगा, वह तो आपको डेट ट्रैप में फंसाएगा। लेकिन उनको एक संदेश भी देना है और उनको कार्रवाई भी करनी है कि भारत हमारा दोस्त नहीं है, क्योंकि भारत बांग्लादेशी समाज का दोस्त है और बांग्लादेश को हर तरीके से मदद किया है, चाहे वह ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे बाकी कई क्षेत्रों में हो, आपका मेडिसिन के क्षेत्र में हो, फार्मासी, हर तरह से भारत ने मदद किया है। और वो नई दिशा तलाश रहे हैं, नया के अपना केमिकल्स और कई तरह के इंडस्ट्री के लिए वो अपने नए नए मित्र तुर्की जैसे मित्रों की तलाश में ठीक है। है राजीव तो जी, देखिए वहां तो असफल होंगे। अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे और संक्षेप में बताइएगा कि क्या जो कुछ वहां पर चल रहा है, क्या वहां पर जल्द चुनाव होंगे? अगर होंगे भी तो क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र वहां पर आ पाएगा? नहीं, देखिए स्वस्थ लोकतंत्र तो आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जिस तरह से जनतंत्र क्या गला घोटा गया। दूसरी बात है कि जिस तरह से जमायतें वहां की शक्तियां जिस तरह से सक्रिय हैं, और आपस में बीएनपी का हो, चाहे छात्रों का जो आंदोलन हुआ था उससे जो शक्ति एक पार्टी उभर के आई हो, चाहे यूनुस का पीछे से खेल खेलना हो। अब यूनुस कभी कुछ बोलते हैं, कभी अनाउंस करते हैं कि यहाँ चुनाव होगा, कभी कहते हैं कि साल के अंत में होगा, कभी अगले साल का ताल दे रहे हैं। ये देखिए वो सचमुच चुनाव करा ले तब मानिए कि चुनाव हुआ, नहीं तो बहुत ही ज्यादा उम्मीद, उन्हें सत्ता का एक लोभ जिसे कहते हैं स्वाद उन्होंने चख लिया है। ठीक है। और सत्ता का वो चाहते हैं कि सब सारी शक्तियों को खेलें। केवल अब वो शेख हसीना के खिलाफ ही नहीं है, वो एक तरह से बहुत ही समर्थक नहीं है, बीएनपी के भी नहीं और बाकियों के भी नहीं। और वो कभी छात्रों के साथ मिलकर राजनीति करते हैं, कभी जमायत के साथ मिलकर राजनीति करते हैं, कभी बीएनपी को भी, यानी कि ये इनके प्रकार वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। बने रहना चाहते राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।